जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ CSE 2021 एनालिसिस में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है। कितना बड़ा क्वेश्चन है, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी बड़ी स्माइल आनी चाहिए आपके चेहरे पे, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन वो इतना ईजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर सिंपली वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियसली देखा था ये वाला, उतना ही ज़्यादा टफ होगा एज़ कम्पेयर टू अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो। अब देखिए 4 स्टेटमेंट है, बड़े बड़े बहुत बड़े स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है करेक्ट पूछना है, एट मैक्स 3 सही बोल रहा है और एटलीस्ट एक सही कह रहा है। मतलब इन चारों में से एक तो गलत है, और मैं हमेशा आपको कहता कि 4 में से 4 कभी सही नहीं होंगे, 5 में से 5 कभी सही नहीं होंगे, 6 में से 6 कभी सही नहीं होंगे। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत होगा। तो चलिए ढूंढते हैं अब क्या कह रहा है ये, कि पर्मा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। अब सोचिए, देखिए किस एंगल से सोचना है। केमिकल फार्मिंग निगेटिव होती है, अब इसको कंपेयर किसी नेगेटिव चीज़ से थोड़ी करेगा, किसी अच्छी चीज़ से ही करेगा। मतलब पर्माकल्चर फार्मिंग यहाँ पे कुछ अच्छी बात है। चलो यहाँ से ये अच्छी बात है, ये पता भी नहीं चला तो ये 4 ऑप्शन में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी अच्छी बात है और कौन सी खराब बात है। चलो देखते हैं, 4 से पढ़ना चालू करते हैं। देखिए आप पढ़िए मेरे साथ, क्या कह रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग, अब देखिए मल्चिंग आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो देखिए शंकर IAS में इसके बारे में मेंशन हमें मिलता है, जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। अब सबसे पहले मल्चिंग देख लेते क्या है। तो मल्चिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा फील्ड है और यहाँ पे ये हमारे क्रॉप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मल्चिंग में क्या होता है, जो हमारे स्टबल्स होते हैं, ठीक है, तो या फिर जो ग्रासेस होती है सूखी हुई, इन्हें यहाँ पे जो रूट वाला जोन है यहाँ पे इसे ऐसे ढक दिया जाता है, जो हमारी सॉइल है उसे। इससे क्या होता है, इससे देखिए जो वीड्स होते हैं ये ग्रो नहीं होते, इससे जो है मॉइस्चर है हमारा वो लॉस नहीं होता इवेपोरेशन से। तो क्या होता है, ओवरऑल मल्चिंग से जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी है, वो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, कि मल्चिंग जो है बहुत ज़रूरी है पर्माकल्चर में, और ये नॉट नेसेसरली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये केमिकल फार्मिंग में करा जाए। कर सकते हो बट ज़रूरी नहीं है। देखिए शब्दों को समझिए, ऐसा ही नेसेसरीली वर्ड डाल के 2023 में एक क्वेश्चन आया था फाइनेंस बिल एंड मनी बिल वाला, जहाँ पे कहा कि नेसेसरीली जो है ये चीज़ यहाँ पे करनी चाहिए, जॉइंट सिटिंग यहाँ पे नेसेसरीली करनी चाहिए फाइनेंस बिल के कंटेक्स्ट में। तो ये गलत हमने देखा था, बट यहाँ क्या कह रहा है, नॉट नेसेसरीली। चलो ठीक है, पता नहीं है हमें, बट ये ऐसा कुछ बोल रहा है। थर्ड पढ़ते, थर्ड से क्या समझ रहा है। थर्ड से क्या समझ रहा है कि कन्वेंशनल कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज ईजीली पॉसिबल, बहुत ही ईजीली पॉसिबल है कह रहा है, इन सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड मतलब जहाँ पे बारिश कम हो रही है, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो ईजीली पॉसिबल इन सच रीजन। देख रहे हो आप कैसे नॉट सो ईजीली पॉसिबल और ईजीली पॉसिबल कह रहा है। तो इसको थोड़ा हम होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो रेस्ट्रिक्टिव चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉट नेसेसरीली था, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं था। सेकंड पढ़ते हैं, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। देखिए कैन, बट द ऑकरेंस ऑफ सच अ फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर फार्मिंग। देखिए नॉट ऑब्जर्व 100% की बात कर दी इसने, तो ये मैं होल्ड पे रखूंगा। ठीक है, होल्ड पे रख दिया। फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस। चलो ये डिस्करेज करता है मोनोकल्चर प्रैक्टिस को, बट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में मोनोकल्चर प्रैक्टिस प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव वर्ड नहीं है, ठीक है। और हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मोनोकल्चर, ठीक है। अब चलिए, अब चारों ऑप्शन आपने देख लिए, अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है और सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है, ये बताइए। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे और अगर आपने अच्छे से सोचा है, तो थर्ड देखिए बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है, क्योंकि ईजिली पॉसिबल है सेमी एरिड रीजन में, और पर्माकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, नॉट सो इजीली पॉसिबल। क्योंकि देखिए पर्माकल्चर तो एक हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट है, और अगर मैं सेमी एरिड रीजन में पॉली हाउस लगा के अगर मैं यहाँ पे पर्माकल्चर फार्मिंग करूँ, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो चलो थर्ड तो मुझे गलत लग रहा है, तो अगर मैं थर्ड हटा के देखूँ तो ये गया, ये गया, बचा क्या, देखिए 1 2 का 4 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से ही पेपर में करना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखिए 4 तो हमारा सही आ गया। 4 क्या कह रहा है कि मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर और नॉट नेसेसरली, और ये हमने भी पहले भी देखा कि नॉट नेसेसरली है, तो एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। अब देखिए 1 एंड 2 में हमें देखना है कि 1 एंड 2 में से अगर कोई एक भी सही हमें लगता है तो हम यहाँ पे बी के साथ जाएंगे, 1 2 का 4 के साथ। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कितना नॉर्मल सी बात कह रहा है कि हाँ पर्माकल्चर डिस्करेज करता है मोनोकल्चर को, जिससे जो है हमारी फार्मिंग को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होता है, और जो हमारा कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है वो प्रीडोमिनेंटली मोनोकल्चर पे होता है, जो कि हम मेंस वाले सेक्शन में भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा सही हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो फर्स्ट कहाँ पे है, हमने 4 और इसमें देखा था, तो फर्स्ट यहाँ पे तो 1 2 का 4 हमारा आंसर आ गया, और ऑफिशियल की ने भी यही आंसर दिया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में 6 मिनट लग गए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये पेपर क्वेश्चन जो है पेपर में आने के पहले किसी ने इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ा होगा, पर्माकल्चर क्या होता है या फिर यहाँ पे ये कन्वेंशनल फार्मिंग से कैसे अलग होता है, बट किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को लिंक करिए, 2023 में आया था स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, उसमें भी हमने इसी तरीके से एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँचे थे। तो यही आर्ट है +2 मार्क्स जोड़ने का। तो इतना ही हमें देखिए इस क्वेश्चन से पर्टिकुलरली हमें जो है या चीज़ें देखनी थी, बाकी पर्माकल्चर इनमें हमें पीएचडी नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए पाम ऑयल के बारे में, ठीक है, कहता है पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। फैक्ट आ गया। पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। बिना देखे सही मान लो इसे, सम इंडस्ट्रीज, पूरे वर्ल्ड में एक आध इंडस्ट्री भी कर रही होगी तो सम इंडस्ट्री सही हो गया। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, तो थर्ड भी सही मानना पड़ेगा, कैन बी यूज। अब देखिए बायोडीजल, देखिए हाइड्रोजन जो हमारा एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए 2023 में भी आया था। तो मैंने आपको बताया था कि बायो वर्ड जहाँ लग जाता है, बायोडीजल हो गया, बायो इथेनॉल हो गया, बायो रेमेडिएशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इस पर यूपीएससी मेनली क्वेश्चंस पूछता है। तो 2 एंड 3 तो हमें सही पता होगा, 2 एंड 3 अगर हमारा सही है तो बी और डी में से हमारा कुछ आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली पता होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई पाम ऑयल के बारे में इतना डिटेल में तो नहीं पड़ता कि इसका ओरिजिन क्या है और ये कहाँ से आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम चीज़ें देखें तो ये जो है नेटिव जो है, ठीक है, नेटिव जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है, अफ्रीका का नेटिव है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2 एंड 3। आगे चल के हमें याद रखना है कि अगर ऐसा कोई नेटिव वर्ड अगर वो दे रहा है तो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वो एक ट्रैप हो सकता है। ऐसा ही देखिए एक दूसरा भी क्रॉप पूछा है, उसका भी जो नेटिव एरिया है ऐसा पूछ रखा है, वो हम देखेंगे अभी आगे। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, 2 एंड 3। बाकी देखिए दोनों स्टेटमेंट, इनमें कोई हम ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे, बस हमने देखा कि रॉ मटेरियल इन सम इंडस्ट्री और कैन बी यूज, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 53, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स 3 ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्टली। मतलब ये हमारी इंडस आ रही है, बड़ी रिवर इंडस, ठीक है, 3 ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम, मतलब 3 ऐसी रिवर है जो कि किसी एक में जा रही है, ठीक है, जैसे इसमें जा रही है तीनों, ठीक है, तीनों इसमें जा रही है, और ये जो है डायरेक्टली जाके इंडस को मिल रही है, ऐसा कुछ ये बोल रहा है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज सच ए रिवर दैट जॉइंस इंडस डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये वाली रिवर कौन सी है, हमें ये बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हुआ था बहुत ज़्यादा बवाल, इसका आंसर क्या होगा। अलग अलग एक्सपर्ट, कोई चिनाब कह रहा था, कोई सतलज कह रहा था, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डाउट था, बट यूपीएससी ने लास्ट में जो अपना वर्डिक्ट दिया उस हिसाब से आंसर बना हमारा डी। अब समझिए कैसे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के समझा देता हूँ। देखिए ये हमारी इंडस रिवर आ रही है, ठीक है, इंडस रिवर आ रही है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे 5 रिवर्स आती है। देखिए ये आ गई झेलम, ठीक है, ये झेलम, ये देखिए इंडस है, ये आ गई झेलम, ठीक है। उसी के बाजू से आगे देखिए हमारी रावी, ठीक है, रावी, और यहाँ पे आगे देखिए हमारी ये कौन सी रिवर आ गई, ये आ गई चिनाब रिवर, ठीक है। तो झेलम, रावी, चिनाब, और यहाँ से कहीं से देखिए बियास आती है, और बियास यहाँ पे मिल जाती है सतलज में, ठीक है, बियास एंड सतलज। यहाँ पे अब एक्यूरेट में मैप नहीं बता रहा हूँ, बस आपको एक यहाँ पे स्कीमेटिक से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आगे, अभी यहाँ पे देखिए ये जो है बियास और सतलज, देखिए यहाँ पे बियास और सतलज कहाँ पे मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, तो ये हरी के वेटलैंड में मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखिए,
और आगे जाके देखिए ये जो है हमारी रिवर, ये किसे मिल जाती है दोस्तों, ये मिल जाती है हमारी जाके इस वाली रिवर को, ठीक है। अब ये वाली रिवर कौन सी है हमारी, और देखिए ये यहाँ से रिवर निकली और ये यहाँ पे जाके मिल गई हमारे चिनाब में, और ये जाके मिल गई आगे हमारे इंडस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इंडस हो गई हमारी, झेलम, रावी, चिनाब, बियास, सतलज। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि आंसर चिनाब होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारों ने कहा कि ये आंसर जो है यहाँ पे सतलज होना चाहिए, क्योंकि सतलज देखिए सबसे नीचे से आ रही है और ये यहाँ पे मीट होकर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइनल वर्डिक्ट यूपीएससी ने दिया, जो कि आंसर था हमारा सतलज। अब देखिए हम कोई यहाँ पे ज्योग्राफी के एक्सपर्ट तो है नहीं, ठीक है। और यूपीएससी के देखिए जितने भी कोचिंग के टीचर हैं सब ने यहाँ पे बोला कि चिनाब इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बट यूपीएससी ने यहाँ पे सतलज दिया है, तो हम आगे से सतलज के साथ ही रहेंगे, ठीक है। कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी रिपीट होता है तो सतलज इज़ द बेस्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। तो देखिए यहाँ से हमें समझने को क्या मिल रहा है कि कुछ कन्फ्लिक्टिंग वाले क्वेश्चन ये हमें देखने को मिल रहा है, जिसका आंसर ऑफिशियल की आने तक कोई भी नहीं बता पाता है। जैसे हमने अभी देखा ऊपर, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। 22 में भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ, ये नेम किसके हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो पीवाईक्यूज ने कैसे रोल प्ले किया था। दिदवाना देखिए पीवाईक्यूज से रिपीटेड है, पीवाईक्यूज में आ रखा है कि इट इज़ फेमस फॉर सलाइन लेक्स। सलाइन लेक्स यहाँ पे ऑप्शन में देखिए डी। तो यहाँ पे हम आंसर तक इस तरीके से यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं है दिदवाना, मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया था, तो ये क्वेश्चन आपको टफ हो सकता है। देखिए यहाँ पे रामसर साइट्स, ठीक है, रामसर साइट, वेटलैंड्स, देखिए हमारी जो थीम है उसमें मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनग्रूव एरियाज़, ठीक है, मैनग्रूव एरिया देखिए फोकस एरिया होते हैं। ग्लेशियर्स के ऊपर देखिए 2020 में हम क्वेश्चन देखेंगे, 5 ग्लेशियर और उनके रिवर जहाँ से ओरिजिन होती है इनके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। तो देखिए ऑप्शंस में जो चीज़ें दी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी कोई न्यूज़ में ग्लेशियर होता है या फिर जब हम मैप बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं तो ग्लेशियर्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये दिदवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, ये सारे देखिए नगौर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वहाँ के सलाइन लेक्स है, ठीक है। ये क्या है, वहाँ के सलाइन लेक्स है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि रिवर से रिलेटेड है। और क्या कह रहा है, 4 रिवर के यहाँ पे नाम है, कह रहा है ब्रह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा एंड वंशधारा। विच वन ऑफ द अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट पूछ लिया। याद करिए 2023 वाला क्वेश्चन, जहाँ पे सेंचाचलम हिल से रिलेटेड क्वेश्चन था और बोला था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। देखिए ये हमारा वेस्टर्न घाट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है। अब देखिए इनमें से अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है जो हमारी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की है, तो यहाँ पे 3 रिवर के बारे में आपने आराम से देख रखा होगा, ब्रह्मणी के बारे में, सुवर्ण रेखा के बारे में और वंशधारा के बारे में, क्योंकि इनका मेंशन हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसी एनसीईआरटी से ही इसका सोर्स है। जो ब्रह्मणी है दोस्तों वो हमारे छोटा नागपुर प्लेटू से आती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 रिवर है, कौन सी 2 रिवर है जिनका नाम हमें पता होना चाहिए, वो है साउथ कोयल रिवर और यहाँ पे दूसरी है सांख रिवर। इन दोनों के मीट होने से, ठीक है, ये यहाँ से सांख और ये साउथ कोयल, इनके मिलने से यहाँ पे ब्राह्मणी बन रही है और आगे जाके ये जो है हमारे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे जो है यहाँ पे ड्रेन कर देती है, ठीक है। और ये मीट कहाँ करते हैं, रोर किला के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा देखिए दोस्तों, ये जो रांची प्लेटू है, ठीक है, रांची प्लेटू जो है, जो कि पार्ट है छोटा नागपुर का ही, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट करती है, झारखंड वाले रीजन से, ठीक है। और ये जाके हमारे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। मतलब ये ईस्टर्न घाट से इनका ओरिजिन नहीं है, ईस्टर्न घाट तो यहाँ पे कहीं है हमारा और ये प्लेटूज यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये 2 ऑप्शन तो हट गए। अब देखिए अगर 2 ऑप्शन हट गए, थर्ड अगर हट गया हमारा तो ये गया, फर्स्ट अगर हट गया तो ये गया, बचा गया 2 एंड 4। तो नागवली, इसके बारे में अगर हमने पढ़ भी नहीं रखा है, देखिए समझिए यहाँ पे यूपीएससी ये नहीं चाहता कि आपको नागवली के बारे में पता हो या फिर वंशधारा के बारे में ज़्यादा पता हो, वो ये चाहता कि आपको ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा के बारे में तो पता है ना, अगर उसके बारे में पता है तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर लोगे। अब देखिए नागवली के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये ओडिशा और जो आंध्र प्रदेश है उसके बॉर्डर के पास फ्लो करती है, ठीक है। और ये देखिए ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न घाट से, ठीक है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से। फिर देखिए वंशधारा, वंशधारा देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशधारा डिस्प्यूट जो है ये हम पढ़ते हैं, ठीक है।
ठीक है, ज्योग्राफी में प्लस करंट अफेयर में भी आता है। और ये देखिए दोस्तों, ये एक ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और ये भी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा, वहीं से ओरिजिनेट करती है, ईस्टर्न घाट से। ठीक है, ईस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट करती है, तो ये हम याद रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है कि वंशधारा डिस्प्यूट ये ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के बीच में है, ये आप याद रखेंगे। और ये देखिए किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डायरेक्टली जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, ऊपर हमने नागवली भी देख लिया, ब्रह्मणी के बारे में देख लिया। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हमें पता होनी चाहिए और इन्हीं से हमारा आंसर बन जाएगा 2 और 4, जो कि करेक्ट है। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है। ठीक है, हमें यहाँ पे अच्छी सी चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है, देखिए थर्ड से पढ़ना चालू करते हैं। क्या कह रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर ऑफ इंटरनेशनल वाटर। रेयर अर्थ मिनरल प्रेजेंट है सी फ्लोर ऑफ इंटरनेशनल वाटर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। फर्स्ट देखिए, ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर द सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फॉर इंटरनेशनल वाटर्स। ग्लोबल ओशियन कमीशन, देखिए एक इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे बात आ गई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम देखेंगे जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, वो है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट। क्यों, ये ग्लोबल ओशन कमीशन नहीं है, ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, जो कि करंट अफेयर में भी बहुत बार आती है। ठीक है, ये देखिए अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सीज, इसके अंदर काम करता है। अब जैसे मैंने यूएन क्लॉज बोला, आपको 2022 का वो यूनाइटेड नेशन के जो टेरिटोरियल वाटर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यहाँ पे होना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए, ये जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्वेश्चन बन सकता है। ये जमाइका में है। ठीक है, जमाइका में है। ये देखिए 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी, अंडर वॉट, अंडर यूएन क्लॉज। ठीक है, और देखिए ये जो वर्ल्ड का 54% ओशियन है ना, इससे रिलेटेड ये डिसीजन ये सारे लेता है। ठीक है, जो ग्रांट करना, लाइसेंस देना, ठीक है, एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड चीज़ें देखना। और देखिए ये कितना कितना सिंपल सा स्टेटमेंट बना है, रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर। ऐसा नहीं बोला कि इंडियन ओशन के सिर्फ इतने किलोमीटर में मिल रहा है, नहीं, इंटरनेशनल वाटर पूरे वर्ल्ड का बोल रहा है। तो ये थिंकिंग आप डेवलप करिए कि ये सही है स्टेटमेंट। फिर इंडिया हैज़ रिसीव द लाइसेंस, एकदम नॉर्मल सी बात हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे ट्रैप था, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब चलो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी तो हमने देख लिया, बट एग्जामिनर भाई साहब ने अगर ग्लोबल ओशन कमीशन बोला है, तो इसको भी हमें सर्च करना पड़ेगा ना, इसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, ये 2013 से 16 तक का एक इनिशिएटिव था। किससे रिलेटेड था, फॉर द अवेयरनेस ऑफ ओशन कंजर्वेशन। तो ओशन कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस लाने के लिए था। हेडक्वार्टर कहाँ था, देखिए इसका यूके में था, यूके यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट और जो कंजर्वेशन वाले जो लोग हैं वो इसके मेंबर्स थे। ठीक है, तो इतना देखिए हमें यहाँ पे जो है चीज़ों को समझना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप। देखिए लीस्ट पूछा है, और सिंपली देखिए अगर आपने खेती अगर देख रखी है अच्छे से, ठीक है, तो सबसे कम वाटर इफिशिएंट कौन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। याद करिए 2022 का क्वेश्चन जहाँ पे पूछा था कि मिथेन सबसे ज़्यादा कौन इमिट करता है, तो वो राइस था। और वैसे वाटर सबसे ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है, तो वो है शुगर केन। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। ठीक है, शुगर केन हमारा आंसर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाया गया, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव कब आया था। सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव 2022 के प्री में, तब हमने डिटेल में देखा था। समझ रहे हो आप। पर्ल मिलेट देखिए एक हमारा मिलेट है जो कि बहुत ज़्यादा वाटर इफिशिएंट है, इट इज़ नॉट अ लीस्ट वाटर इफिशिएंट। सनफ्लावर भी ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा ए। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन है, ईजी था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल जोन में, ये देखिए ये बेसिक हमारा कंसेप्ट चेक करेगा यहाँ पे। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन ओविंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। तो क्या कह रहा है, वेस्टर्न सेक्शन जो है
वो गर्म है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न सेक्शन। क्यों? ट्रेड विंड्स की वजह से। ठीक है भाई। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? टेम्परेट जोन में, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हम अभी जो है ट्रॉपिकल जोन में है। अब टेम्परेट में चलते हैं ऊपर। टेम्परेट जोन में क्या कह रहा है कि वेस्टर्लीज जो है वो मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन। ठीक है, वेस्टर्लीज जो है इधर से आ रही है, मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। ठीक है, तो ये जो है ईस्टर्न को ये वार्म बना देता है वेस्टर्ली, ऐसा ये कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी समझते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप सुनिए तो कनेक्ट कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को, कैसे ये पूछ रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें यहाँ पे घुमाई गई है। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है और ये देखिए हमारा ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। अब देखिए ट्रेड विंड्स को क्या कहते हैं हम लोग, ईस्टर्लीज। ठीक है, ट्रेड विंड को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज। अब ईस्टर्लीज क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ईस्ट से ओरिजिन हो रहा है, मतलब यहाँ कहीं से आ रहा है ये भाई साहब यहाँ कहीं से आ रहे हैं। अब देखिए जब ये इधर से आ रहे हैं ना, तो इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करेंगे, और देखिए जहाँ पे बारिश होगी ना वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। और जब ये इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे बारिश जो है ये कम करेंगे, तो यहाँ पे कम बारिश होगी। और यहाँ पे क्या हो गया, अगर कम बारिश होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ड्राइनेस यहाँ पे बढ़ेगी। इसलिए देखिए जब भी हम पढ़ते हैं कि डेजर्ट क्यों वेस्टर्न मार्जिन पे डेवलप होते हैं, यूपीएससी का PYQ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या समझ रहा है हमें, तो इससे क्या समझ रहा है कि वेस्टर्न साइड में जो है टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड। मतलब ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियंस आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन ओविंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। ये सही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आई होप फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी सेकंड क्या कह रहा है कि टेम्परेट जोन में, ठीक है, टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज, देखिए ये हमारा टेम्परेट वाला जोन है। ठीक है, वेस्टर्लीज यानी कि इस साइड से आने वाले मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वार्मर। ठीक है, वेस्टर्लीज क्या करता है, ईस्टर्न सेक्शन जो है ओशन का उसे वार्म करेगा देन द वेस्टर्न सेक्शन। तो ये भी सही बात है, क्योंकि इस तरफ जा रहा है हमारा और यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, बारिश या फिर जो भी ठंडा यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा। तो इस हिसाब से देखिए हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ये जो हमारा प्रेशर बेल्ट और ये वाला जो फंडा है ना, जो एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं कि पोलर विंड्स कहाँ से है, उसके बाद पोलर ईस्टर्लीज, पोलर फ्रंट, वेस्टर्लीज, ठीक है, ट्रेड विंड्स, ये हमें पता होना चाहिए, तब जाके ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे चेक करना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा हमारा नॉलेज बेस या फिर फैक्ट्स ये चीज़ें चेक नहीं हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट देखिए, मैं टफ क्वेश्चन इसे कहूँगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और एक थीम है। इसी थीम पे देखिए CSE 2023 के मेंस में भी क्वेश्चन आया था। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे हम स्मार्ट तरीके से लड़ेंगे, ऐसा कुछ ही बोल रहा है। थर्ड से बढ़ते क्या कह रहा है, इक्रीसैट, ये वन ऑफ द CGIAR का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए वन ऑफ द, चांसेस ज़्यादा है सही होने के, बट मुझे CGIAR पता ही नहीं है। चलो पढ़ते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS। अब CCASF क्या है वो ऊपर दिया हुआ है, इज कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर इन फ्रांस। अच्छा, फैक्ट दिया है यहाँ पे। अब CCAFS क्या है, तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। ओ भाई, समझ पा रहे हो, अब 2021 में पेपर हुआ है ये, और कैसे भारी भारी क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेटमेंट तक आप पहुँच सकते हो कि चलो ये सही है कि वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन कह रहा है, बट इसके बारे में क्या, कंसल्टेटिव ग्रुप है या नहीं, या फिर क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेड बाय। देखिए बाय वाला मैंने आपको बताया था कि ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट देखिए जो रूल्स मैंने बताए थे वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो 10 आउट ऑफ 10 टाइम नहीं लगेंगे, 8 to 7 टाइम्स हमें लग जाएंगे। और ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो रूल्स फेल हुए थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, ठीक है, कि ये कैसे ये क्वेश्चन है और इसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, इसलिए पूछा गया। देखिए जो CG कहाँ गया, CGIAR फुल फॉर्म क्या है, कंसल्टेटिव, कहाँ गया, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये देखिए एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे फंड कौन देता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे इसको फंड देते हैं। अभी जो CGIAR है ना दोस्तों, ये एक फ्लैगशिप बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। उनमें से एक है, ठीक है, देखिए उनमें से एक है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, वो है ICRISAT। और ये ICRISAT का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है। ICRISAT का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। और कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। किस लिए, कि सेमी एरिड रीजन में कैसे एग्रीकल्चर को हम ग्रोथ ला सकते हैं। और ये जो CGIAR है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, फ्रांस में है। ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। हमें मोस्ट प्रोबेबल लगता है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, बट नहीं, ये फ्रांस में है। और बाकी देखिए, जो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच है इंडिया का, ये लेड किया जाता है CCAFS, ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो ये तीनों चीज़ें बस अगर आप याद रख लोगे तो भी बहुत है। इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके जो 17 इंस्टीट्यूशन है, जो भी 18 तरीके की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, इतना अप्रोच हमें जो है इसका पता करना था बस। यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, आंसर है D, 1 2 3 इज करेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्टली रिपीटेड है PYQ से, एकदम झटके में सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट soil surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as a epiphyte rooted on the upper branches of tree. पूरी कहानी लिख दी इसने उस वेजिटेशन के ऊपर कि वेजिटेशन कैसा है, कैसे काम करता है, सब बता दिया। यहाँ पे देखिए कैच वर्ड कौन सा था, बस एक या दो ही यहाँ पे कैच वर्ड थे जो कि PYQs में आ रखे हैं। यहाँ पे देखिए एक कैच वर्ड था एपीफाइट्स, ठीक है। फिर देखिए लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर, और यहाँ पे कैनोपी बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करती है। ये डिस्क्रिप्शन देखिए दोस्तों, एक ही इसका है, वो है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये जितने भी कीवर्ड्स मैंने बताया ना, ये देखिए 2021 का पेपर है। इपीफाइट वर्ड देखिए पहले PYQ में आ चुका है। लीफ लिटर डिकम्पोज होता है फास्टर देन एनी बायोम, CSE 2023 के पेपर में आया था, याद करिए कि सॉइल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन इज़ क्वाइट इनफर्टाइल, ऐसे स्टेटमेंट बना था, याद करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये रिपीट हो गया, देखिए ये 2023 में आ गया। ये एपीफाइट वाला देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 21 में आ गया। तो ये डिस्क्रिप्शन आप एक दो बार पढ़िए कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है। ऐसे ही देखिए एग्जामिनर ने सवाना टाइप को डिस्क्राइब किया है, जो हम PYQs में देखेंगे। वैसे ही उसने देखिए जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उसे डिस्क्राइब कर रखा है। उसके बाद मेडिटेरियन फॉरेस्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। तो ये हम देखेंगे सब्सिक्वेंट PYQs में। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन से फॉरेस्ट है, कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बना हमारा D, बस इतना ही यहाँ पे जानना था। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली PYQ से रिपीटेड है, 2013 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, फिर भी हम पढ़ते हैं, इसका अप्रोच समझते हैं। क्या कहता है, देखिए वेजिटेशन ऑफ सवाना, देखिए सवाना हम NCERT में पढ़ लेते हैं, प्लस सवाना देखिए हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे जो हमारा, जब हम ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सवानास प्रेयरीज हमारी बेसिक NCERT में दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि सवाना में देखिए ग्रासलैंड्स होते हैं, स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज होते हैं, बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्री, ठीक है, ज़्यादा ट्री नहीं होते, ऐसा कह रहा है। देखिए ये स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। फिर क्या कह रहा है, द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच ए एरिया इज जनरली, देखिए जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि ट्रीज के डेवलपमेंट को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है सवाना ग्रासलैंड में, ऐसा ही पूछ रखा है। और 2013 का अगर आप PYQ देखोगे जब हम उसे करेंगे, वहाँ पे सीधा सीधा इसमें से जो भी आंसर है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शंस में था, ABCD ऑप्शन में, यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए, अब चलो आपने 2013 का क्वेश्चन नहीं कर रखा है, फिर भी कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सोचिए कि ट्रीज़ या फिर फॉरेस्ट ग्रो करने में क्या चीज़ें मेन होती है। एक होता है रेनफॉल हमारा, एक होती है हमारी सॉइल, और एक होता है हमारा टेम्परेचर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ट्रीज़ ग्रो नहीं हो रहे, ग्रासेस ग्रो हो रही है, तो इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ अपसेंट होगी, ठीक है, या तो कुछ ना कुछ चीज़ें प्रेजेंट होगी जो कि इन चीज़ों को नहीं होने दे रही होगी, ट्रीज़ को डेवलप नहीं होने दे रही होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट, फिर कह रहा है फायर, फिर कह रहा है ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, और फिर कह रहा है
सीजनल रेनफॉल एंड सॉइल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया कि ट्री के ग्रो होने में लिमिटिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो रेनफॉल, सॉइल है, टेम्परेचर है, इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पे देखिए रेनफॉल है और सॉइल प्रॉपर्टी है। अब देखिए 4 और 5 साथ में कहाँ है, ये देखिए एक बारी, ठीक है। 4 और 5 यहाँ पे साथ में कहाँ है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है 4 और 5, ठीक है। अभी और दूसरे ऑप्शन में कहाँ पे है, तो कहीं भी नहीं दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर देखिए ग्रेजिंग हर्बिवोरस, फिर देखिए फायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फायर, देखिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है जो कि ट्रीज़ के ग्रोथ यहाँ पे नहीं होने देता है। तो 4 और 5 में तो 2 हमारा है नहीं, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे सोचिए कि बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स क्या ट्रीज़ और फॉरेस्ट के डेवलपमेंट को रोक सकते हैं? इतना बड़ा जो सवाना रीजन होगा उसमें क्या ये बरोइंग एनिमल जो कि इतने छोटे छोटे होंगे, क्या ये इनके ग्रोथ को रोक सकते हैं? तो ये देखिए थोड़ा एब्सर्ड सा लग रहा है, तो फर्स्ट हटा के देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हटा के देखते हैं, ये गया, ये गया, बचा क्या 4 5 एंड 2 3 4, मतलब 4 कॉमन है। 4 कॉमन क्या है, मतलब सीजनल रेनफॉल कॉमन है, ठीक है। अब देखिए 2 हमने देखा कि फायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 3 एंड 4। आंसर क्या आ गया 2 3 एंड 4। यहाँ पे अगर 2013 का PYQ आपने सॉल्व कर रखा होता तो ये क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व हो जाता, ठीक है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देख रखा है, ठीक है, और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है आपके लिए। बट अभी आपने PYQs हमने ये देख लिया है, 2013 का देख लिया, 2021 का ही देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 2 3 4 इज़ द करेक्ट आंसर, 2 3 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ अगर वैल्यू एडिशन अगर हमें देना है तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 डायरेक्टली NCERT से रिपीटेड है। विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन प्लानट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक इज मोर देन दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए कंपैरिजन की बात हो रही है, और ये देखिए दोस्तों डायरेक्टली हमारे NCERT से क्वेश्चन आ रखा है, जहाँ पे जो ओशन में कितना वाटर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितना है, वो सारा टेबल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों 11th क्लास की NCERT है। देखिए मैंने यहाँ पे P इस पर ऑलरेडी मार्क कर रखा है पढ़ते टाइम की, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो ओशन में देखिए 97.25% है। फिर देखिए आइस में, देखिए आइस कैप में 2.05% है। तो ये परसेंटेज याद रखना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे, बस आपको ये निमोनिक्स याद रखना है यहाँ पे। देखिए उसके बाद देखिए ग्राउंड वाटर है, उसके बाद देखिए लेक्स है, फिर सॉइल मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर है, फिर रिवर है एंड बायोस्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे याद रखा था कि ओशन एंड आईसी ग्राउंड, ठीक है, ये 3 ऐसे याद हो गए। ओशन एंड आईसी ग्राउंड मतलब ओशन में 97 है, आइस में हमारे 2 पॉइंट है, और फिर ग्राउंड वाटर में देखिए 0.68 है। उसके बाद देखिए ये जो है ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू ये ऊपर के 3 जो है। तो ये मैंने याद रखा था सर्ब, ठीक है। सर्ब यानी कि क्या है, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, रिवर्स एंड बायोस्फेयर, ठीक है। ये परसेंटेज याद नहीं रखे थे, बट इतना याद रखा था कि इसके बाद के जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये जो परसेंटेज है। और ये जो मैंने बताया ओशन एंड आईसी ग्राउंड, आईसी यानी कि हमारे ग्लेशियर एंड ग्राउंड यानी कि ग्राउंड वाटर, और उसके बाद सार्ब, ठीक है, ऐसे कुछ है। अभी हम क्वेश्चन पे जाते हैं वापस। अभी यहाँ पे आपको डिटेल परसेंट याद करने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक। अभी क्या हमने क्या याद रखा था, ओशन सबसे ऊपर है, फिर आइस और ग्लेशियर है, और फिर ग्राउंड वाटर है हमारा, और फिर सर्ब ऐसा कुछ है। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक इज मोर देन दैट ऑफ द ग्राउंड वाटर। देखिए ग्राउंड वाटर 3rd नंबर पे है, और क्या कह रहा है रिवर एंड लेक। देखिए ये रिवर है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर यानी लेक, मतलब ये स्ट्रीम्स वाली बात आ गई, ठीक है। तो इन छोटे, देखिए ये पॉइंट्स में थे, इनमें ज़्यादा वाटर है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर कह रहा है। ये तो गलत हो गया, ठीक है। परसेंटेज मुझे याद नहीं, बट इतना याद है कि हाँ ऊपर के 3 छोड़ के बाकी जो नीचे वाले हैं इनमें बहुत कम जो है वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड मैंने क्या देखा, अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप, यानी कि ये 2nd नंबर वाला, पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन दैट ऑफ द ग्राउंड वाटर। सही बात है, ग्राउंड वाटर से ज़्यादा, इसीलिए 2nd नंबर पे, तो ये हमारा सही आ गया, ठीक है। और PYQ में भी एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2013 के PYQ में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने ये चार्ट भी यहाँ पे देख लिया, और जो इंपॉर्टेंट थीम है NCERT की वो भी यहाँ पे समझ लिया है।
आई होप ये जो है हमने यहाँ पे अच्छे से जो इसे देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 5 स्टेटमेंट है, ठीक है, 5 स्टेटमेंट है और यहाँ पे हम हमारा सारा नॉलेज भर भर के अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑप्शन देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 है यहाँ पे, और 3 3 के पेयर में, और फिर 4 है, मतलब पाँचों के पाँचों सही नहीं है, एक कोई ना कोई गलत है इनमें, ठीक है, एक कोई ना कोई गलत है। तो चलिए अभी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 वही हमारा सेम, 5th से पढ़ना चालू करते हैं। सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है और सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है ये हम देखेंगे अभी। क्या कह रहा है, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड, मोरिंगा मैंने तो नहीं सुन रखा था, टैमरिंड पता है हमें, कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। देखिए कैन बी यूज, अब सिंपली देखिए कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, ये वाला वर्ड, और यहाँ पे देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, देखिए पाम ऑयल कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, और ये वाला स्टेटमेंट भी अभी याद रखिए, ठीक है, नेटिव वाला, ठीक है। देखिए लिंकेज मैं बता रहा हूँ पेपर में कैसे लिंकेज होता है, ठीक है, ये बेस ऑन माय ओन ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है। चलो कह रहा है कि कैन बी यूज, ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। अगर 1 किलो भी एक्सपोर्ट किया तो भी सही है, और 1 किलो टन भी किया और मिलियन मेट्रिक टन किया तो भी सही है, कोई डेटा तो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिन इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अच्छा ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देखते हैं। टैमरिन ट्रीज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ठीक है, क्या कह रहा है, एंडेमिक टू साउथ एशिया। फिर क्या कह रहा है, मोरिंगा और ड्रमस्टिक ट्री इज लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये भी मुझे पता नहीं है। अब इतना याद रखिए कि इन चारों में से आपको पता क्या है, पांचों में से आपको पता क्या है कि ये तो 101% सही है। तो अगर मुझे आप पूछोगे और अगर आपने भी यहाँ पे दिमाग लगाया है तो मेरे हिसाब से 4 और 5 तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही होने चाहिए। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, 4 और 5 कहाँ कहाँ पे है। देखिए 4 और 5 यहाँ पे है, यहाँ पे, बाकी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब बचा क्या, 1 2 4 5 और 3 4 5। अब देखिए अब ऐसे आपको यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने हैं, 1 2 एंड 3। अब 1 2 साथ में जाएंगे या फिर 3 यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही है, 1 2 सबसे ज़्यादा सही है, यहाँ पे देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिन इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एक सिंपल सी प्लेन सी बात कह रहा है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। मोस्ट यानी यहाँ पे कितना हो रहा है ये भी नहीं बता रहा है। यहाँ कह रहा है एंडेमिक है साउथ एशिया में, और यहाँ कह रहा है कि मोरिंगा इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। अब देखिए 1 और 2 में यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे फैक्ट है, बट ये एक सिंपल सा प्लेन सा स्टेटमेंट बना दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए क्या कह रहा है, एंडेमिक टू साउथ एशिया, यानी कि नेटिव की बात कर रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था ऑयल पाम वाला क्वेश्चन, याद रखिए, वहाँ पे भी नेटिव गलत था और यहाँ पे भी नेटिव गलत है। ये साउथ एशिया में नहीं है, ये सेम अफ्रीका में ओरिजिन है, तो ये हमारा गलत हुआ। और जैसे सेकंड गलत हुआ, और देखिए 1 2 एंड 3 में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो थर्ड हमें ज़्यादा सही लग रहा है, और यही हमारा आंसर लेके आएगा। देखिए कुछ नहीं पता था मोरिंगा के बारे में, टैमरिन के बारे में, फिर भी आंसर तक हम पहुँच गए। तो यही है ब्यूटी PYQs को समझने की और आंसर तक पहुँचने की। आप कितने भी कोचिंग के मॉक लगा लीजिए, कितना भी रट लीजिए, रटने से आपका प्री नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि मोरिंगा टैमरिन ये कहाँ रटोगे आप, किसी बुक में दिया हुआ है इनके बारे में कि हम ये इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे? ये तो जब पेपर में आया है तब कैसे करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, यही हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो मोरिंगा है दोस्तों, ठीक है, मोरिंगा ये इंडिया देखिए इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। डेटा फैक्ट याद नहीं रखना, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। और ये लेग्यूमिनस नहीं है दोस्तों, ये मस्टर्ड फैमिली का मेंबर है, ठीक है, मस्टर्ड फैमिली का मेंबर है। एंड इट इज़ नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग यहाँ पे बात करिए, एवरग्रीन लेग्यूमिनस 2022 का पेपर याद करिए, जहाँ पे 4 से 5 प्लांट्स की नाम दिए थे, स्पिनैश, अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है, शायद वहाँ पे चिक पी भी था, और पूछा था कि ऊपर में से कौन से जो है यहाँ पे लेग्यूमिनस है, याद करिए कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग है। तो समझ रहे आप, यहाँ से क्वेश्चन जो है लिंक होता है। और ये एंडेमिक देखिए अफ्रीका का है, बाकी ये चारों के तीनों स्टेटमेंट जो है नीचे के यहाँ पे करेक्ट है। अभी और यहाँ पे जब डिटेल में मैंने देखा तो देखिए टैमरिंड में इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो कर्नाटका, और उसके बाद है हमारा केरला, ठीक है। और एक्सपोर्ट देखिए इंडिया बहुत अच्छे तरीके से करता है इसको। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आती है, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ये चीज़ें आती है। आई होप यहाँ से जो हमने चीज़ों को समझ लिया है। और यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में और क्या क्या आ जाता है, तो देखिए वाइल्ड हनी जो है वो आ जाता है, ठीक है, महुआ आ जाता है, साल लीव्स आ जाते हैं। तो इनकी लिस्ट कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये याद रखिए 3 4 5 इज़ द आंसर। आगे देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, किसकी वेदरिंग से ये बना था? तो देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल डेक्कन ट्रैप, और यहाँ पे आंसर है हमारा फिजर वोल्केनिक रॉक। इजी क्वेश्चन में कहूँगा, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है हमारे, ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है हमारे। और ये देखिए दोस्तों, ये जो वोल्केनिक रॉक है ये हमारे बेसोल्टिक रॉक इरोजन से बना है, जो भी हमारे ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रेनाइट, देखिए ग्रेनाइट देखिए दोस्तों, ये एक इग्नस रॉक है, इग्नस रॉक है, इंट्रूसिव इग्नस रॉक अगर स्पेसिफिकली कहा जाए। शिस्ट देखिए दोस्तों, ये एक मेटामॉर्फिक फॉर्म है, मेटामॉर्फिक रॉक है। किसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है ये? शेल का, ठीक है, शेल या फिर मड स्टोन का हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेटामॉर्फिक फॉर्म, ठीक है। उसके बाद शेल एंड लाइमस्टोन देखिए दोस्तों, ये जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो याद रखिए सेडिमेंट्री रॉक्स है, इतना याद रखेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, देखिए वैक्सीन से रिलेटेड है। और देखिए अब वेक्टर वैक्सीन, और क्वेश्चन याद करिए 2022 वाला, जहाँ पे तीनों वैक्सीन और उनका जो मैकेनिज्म है पूछा गया था। समझ रहे हो आप इंटरकनेक्शन? कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। अरे कहाँ अप्लाई नहीं होता है ये। एंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज एज अ वेक्टर, करेक्ट। अब देखिए बैक्टीरिया एंड वायरस CSE 2022 के पेपर में हमने देखा था, जहाँ पे कोविशील्ड, ठीक है, कोवैक्सीन, उसके बाद जो हमारा स्पुतनिक, इसके बारे में पूछा था। तो कहीं पे बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, कहीं वायरसेस यूज़ हो रहे हैं, तो ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। अब देखिए ये हमने देखा, अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए यूपीएससी ने 2022 के मेंस में भी क्वेश्चन पूछ दिया कि वैक्सीन डेवलपमेंट के स्टेप्स बताओ और वो किस तरीके से होता है, ये हमें एक्सप्लेन करके बताना था। शायद 10 मार्कर या 15 मार्कर में आया था। तो आप समझ रहे हो कैसे प्री से मेंस में क्वेश्चन लिंक हो रहे हैं। अल्दो क्वेश्चन टफ था, कि इतना साइंटिफिक क्वेश्चन लिख पाना टफ है, ठीक है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे टॉपिक्स यहाँ पे इंटरलिंकेज होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या आएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 66, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिसीज। अब हेरिडेटरी मतलब क्या? जो पेरेंट्स से हमारे जो प्रोजेनी है उनमें पास हो रहा है, मतलब पेरेंट्स से हमारे जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, उनमें पास हो रहा है, मतलब पापा से बेटे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। यार पासिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी ईदर बिफोर और आफ्टर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ये कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी से जो हेरिडेटरी डिसीज है हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा कह रहा है। फिर क्या कह रहा है? अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज एंटायरली फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। अब इन दोनों स्टेटमेंट में देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमारे PYQ से रिपीटेड है। कौन से PYQ से है? तो ये 1990s में एक PYQ आया था, इसका लिंकेज मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, जहाँ पे सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन था कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज़ इनहेरिटेड बाय चाइल्ड फ्रॉम, तो ये मदर था यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए एंटायरली फ्रॉम मदर, एक्सट्रीम वर्ड सोच के आप यहाँ पे हटा दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, थोड़ा कंसेप्चुअल बेस है, ठीक है। अभी मैं आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करूँगा। देखिए यहाँ पे दो तरीके के DNA होते हैं, एक होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल DNA और एक होता है हमारा न्यूक्लियर DNA, ठीक है। अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, इसमें भी कुछ इवोल्यूशनरी हमारे ट्रेट्स होते हैं, और मेनली जब यहाँ पे जो है पेरेंट्स में जब यहाँ पे फ्यूजन होता है, ठीक है, गैमेट्स का, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है ये हमारे मदर के साइड से आता है पूरी तरीके से। और यहाँ पे कुछ डिसीजेस होते हैं जो कि इस माइटोकॉन्ड्रियल DNA से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे डायबिटीज़ है, अगर वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA से एसोसिएटेड है तो डायबिटीज़ जो है बच्चों में जाने का वे क्या है? तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल DNA। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब ऐसे हेरिडेटरी डिसीजेस हमें आगे वाली जनरेशन में नहीं जाने देना है, तो यहाँ पे जो इन्फेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया है इसे रिप्लेस कर दिया जाता है हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। देखिए रिप्लेसमेंट थेरेपी, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो जब ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, अल्दो DNA तो जो उनका न्यूक्लियर DNA है वो तो सेम आ रहा है, ठीक है, बट जो डिसीजेस लाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है उसे यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। यही है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और यहाँ से जो है हम जो है
डिसीज फ्री ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। और इन विट्रो एंड इन वायो क्या होता है, तो ये जो है लेबोरेटरी में ये सारी चीज़ें हम करते हैं, जो लैब होता है वहाँ पे ये चीज़ें होती है। और फर्टिलाइजेशन ऑफ एग यहाँ पे होता है, जो फीमेल और मेल गमेट्स का, ठीक है। और चाइल्ड इनहेरिट करता है इंटायरली फ्रॉम मदर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हम देखते हैं, ठीक है। इन विक्की डोनर मूवी आपने देखा होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद एक अभी एक नई मूवी भी आई थी जिसमें अक्षय कुमार होता है, और एक पंजाब का भी एक फेमस एक्टर है, ठीक है। उसमें कायरा आडवाणी और शायद करीना कपूर है, ठीक है। उस मूवी का नाम है शायद गुड न्यूज़, ठीक है। तो उसमें भी ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड भी देखिए आप कि कैन बी प्रिवेंटेड, देखिए कैन बी प्रिवेंटेड, देखिए छुपा हुआ है कैन बी, पर इस तरीके से हमें यहाँ पे देखना था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 क्या है। अब देखिए अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हो और अगर आप खेती में जाते हो, अगर आपके यहाँ कॉटन की खेती होती है, तो जो भी कॉटन के सीड आते हैं ना, हाइब्रिड सीड, उस पर सीधा लिखा होता है बीटी बोलगार्ड। बीटी यानी बैसिलस thuringiensis, जो कि एक वेक्टर यूज़ होता है टू ट्रांसफ़र द ट्रेट, ठीक है। और बोलगार्ड क्या होता है, तो ये बोल्स जो होते हैं कॉटन के, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 इज़ रिलेटेड टू डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब देखिए कैसे ऑप्शंस रिपीट हुए, देखिए क्लोनल प्रोपगेशन यहाँ पे हमने देखा। क्लोनल प्रोपगेशन में क्या होता है, जैसे एक अब ये प्लांट है, ठीक है, ये इसका टिश्यू है, तो यहाँ से इसको ले लिया जाएगा और इसके क्लोन्स बनाए जाएंगे, और यहाँ से जो है और प्लांट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बनाए जाएंगे जो कि डिसीज फ्री रहेंगे। तो इसे हम क्लोनल प्रोपगेशन कहते हैं। अब ये क्लोनल प्रोपगेशन कहाँ रिपीट हुआ, याद करिए, वोल्बाचिया मेथड वाला क्वेश्चन, ठीक है, वोल्बाचिया मेथड वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद याद करिए जो माइक्रो या फिर मैक्रो सैटेलाइट डीएनए वाला क्वेश्चन, मैक्रो सैटेलाइट डीएनए वाला क्वेश्चन, वहाँ पे भी क्लोनल प्रोपगेशन का मेंशन है। अब क्लोनल प्रोपगेशन देखिए एक असेक्सुअल मेथड है जहाँ पे कोई भी फ्यूजन नहीं होता मेल एंड फीमेल गैमेट का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। अभी प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस क्या होते हैं दोस्तों, ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं। अब इनके कुछ नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऑक्सीन होते हैं नाम, ठीक है, साइटोकाइनिन नाम होता है, ज़्यादा टेक्निकल है बट अगर आ जाता है ऑक्सीन साइटोकाइनिन क्या है तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। अब बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं कि इन फर्टिलाइज़र में देखिए बायोलॉजिकल इनोकुलेंट्स होते हैं बैक्टीरियाज के, जो कि हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखिए यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र के एग्जांपल्स क्या होंगे, तो देखिए राइजोबियम एक एग्जांपल है, ठीक है। राइजोबियम ये क्या है दोस्तों, ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। ऐसे देखिए फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ये क्या हेल्प करते हैं फॉस्फेट को सोलिबलाइज करने में और उसे यूज़फुल फॉर्म में लाने में। तो ये मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे भी ऑप्शंस जो है आगे चल के बन सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड मेनली अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये मेनली बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ द होल इन द लीड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम एंड वेट ऑफ द लीड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आंसर है ना हमारा, यहाँ पे सबसे पहले हम सोचेंगे कि हाँ जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे फूड जल्दी कुक होगा, लेकिन नहीं, जो प्रेशर कुकर होता है यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ यहाँ पे रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, जैसे हम 2 हटा देंगे, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे सी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है 1 and 3, एरिया ऑफ द होल इन द लीड एंड वेट ऑफ द लीड, ये डिटरमाइन करता है हमारे प्रेशर कुकर में कैसे कितना जल्दी यहाँ पे जो है फूड हमारा कुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता करना था। और यहाँ पे एक सिंपल फंडा याद रखिए कि जो हिली एरियाज़ होते हैं ना, हिली एरियाज़ जैसे कि ऊटी हो गया, या फिर अगर हम यहाँ पे और हिली एरिया में देखेंगे तो शिमला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिपेंड्स ऑन द प्रेशर बिल्ड इन द कुकर। तो हिली एरिया में जो है ना कुक जो फूड है ना उसे कुक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लो होता है, ठीक है, प्रेशर लो होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट पे अर्थ के, तो प्रेशर लो होता है, और इस प्रेशर लो होने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पे लो हो जाता है, और इस वजह से जो है हमें खाना पकाने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। तो ये भी थोड़ा कंसेप्ट याद रख लीजिए, क्या पता रिपीट हो जाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डेवलप है। 11th 12th क्लास में अगर आपने साइंस ले रखा होगा या फिर 10th तक भी अगर साइंस पढ़ रखा है
तो ये फंडा हम सबको पढ़ाया जाता है। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड। अब देखिए कैन भी देख के 1 2 3 मत मार दीजिए। यहाँ पे एक भाई साहब है वायरस, जिनके बारे में हमें डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, वायरस जो है ये आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं बन सकते, इन्हें लिविंग होस्ट चाहिए। लिविंग होस्ट होता है तभी ये जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन्हें सिंथेटिक मीडियम में हम नहीं कर सकते। तो थर्ड हटा दीजिए, बचा क्या 1 और 2। ये जो अभी मैंने आपको बताए 2 वाक्य, ये याद रखिए, ठीक है, ये याद रखिए कि वायरस को हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ए, ठीक है। तो आई होप ये आप यहाँ पे समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 70। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए 2 स्टेटमेंट है, सेकंड से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कॉमन कोल्ड, जो खांसी जुकाम हो जाता है, इज सम टाइम, देखिए सम टाइम कॉज बाय एडेनो वायरस वेयर एज एड्स इज कॉज बाय रेट्रो वायरस। देखिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे कोई तुक्का नहीं चलेगा। फिर क्या कह रहा है, एडेनो वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम वेयर एज रेट्रो वायरस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है टफ क्वेश्चन है, अभी इसे समझ लीजिए आप। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का, ये यहाँ पे गलत है, सेकंड हमारा सही है। अब सेकंड देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये एनडीए से रिपीटेड है, बट बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, ठीक है, कि डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड। देखिए कॉमन कोल्ड एडेनो वायरस से होता है, करेक्ट है, एड्स रेट्रो वायरस से होता है, ये भी सही है। अब देखिए एडेनो वायरस जो है और जो हमारा रेट्रो वायरस है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। एडेनो वायरस जो है दोस्तों, ये होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड, और जो रेट्रो वायरस होता है वो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे स्वैप, इस वजह से ये हो गया गलत, और ये हमारा सही आंसर क्या आ गया, 2 ओनली इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो ये स्वैप हो गया, बस इतना ही याद रखें। और आगे चल के अगर ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आता है तो हमें थोड़ा याद रखना है कि हाँ स्वैपिंग कैन बी देयर, ठीक है, स्वैपिंग यहाँ पे हो सकती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, अभी अगले जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।